गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले 3 लेक्चर में बच्चों ने क्या क्या पढ़ रखा था। हम लोग पढ़ रहे थे स्टैक्योमेट्री, ठीक है। तो स्टैक्योमेट्री का आज हम लोग का लेक्चर नंबर होगा 4। आज हम लोग का लेक्चर नंबर कितना बच्चों? 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देख रहे थे, लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी के बारे में देखे थे बच्चों की परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता था, परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब क्या था, परसेंटेज प्यूरिटी अगर दिया हुआ है तो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, या परसेंटेज प्यूरिटी अगर हमें निकालना भी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक सवाल और इसके ऊपर करते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज प्यूरिटी ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, और अगर किसी सैंपल का परसेंटेज प्यूरिटी निकालना होगा तब उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो मान चलिए हम लोग सवाल इसके ऊपर करते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ कि 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl, ठीक है। एक HCl का सैंपल है जिस सैंपल का मास है 200 ग्राम। कहता है कि इसका परसेंटेज प्यूरिटी है 73%। कितना है? 73%, हैविंग 73% प्यूरिटी। इस सैंपल का प्यूरिटी कितना है? 73% है। तो कहता है व्हाट मास ऑफ NaOH should be required to neutralize the sample। अब पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और जो भी सवाल है और जो आपको तरीका बताया गया है पिछले 3 लेक्चर में कि स्टैक्योमेट्री के सवाल को कैसे टेकल करना है, क्या क्या चीजें सोचनी होंगी, कैसे कैसे सोचना है, वो सारी चीजें आपको बस कर देनी है। चलिए अब हम लोग बना के देखिए, अगर किसी से बन रहा हो तो 2 मिनट का टाइम है, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, फिर हम इसको देखते हैं। चलिए मैं बनाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इसको कैसे करना। पहले तो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये कहता है कि HCl का क्या लिया गया बच्चों? सैंपल लिया गया। अगर यही बोलता है 200 ग्राम HCl तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है HCl का सैंपल है, मतलब की बात ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज भी जरूर प्रेजेंट होंगे, और जब इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो गया है तो NaOH इम्प्यूरिटीज के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग इसको अपने मन से एज्यूम भी नहीं करते कभी। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जब आप HCl के सैंपल में NaOH को मिलाएंगे तो जितना भी HCl रहा होगा, 200 ग्राम है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जितना ही ग्राम रहा होगा HCl का वो तो एसिड है और बेस उसका जानी दुश्मन है, तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना चाहिए था कि ये जो HCl है सैंपल के अंदर और जो हम बाहर से उसमें NaOH मिला रहे हैं, ये एसिड और बेस है, तो ये तुरंत एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये बना देंगे H2O और NaCl, ठीक है। अब देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अब दूसरी चीज जो बताया जाता था आपको वो था कि आप मास का ये डाटा कलेक्ट करें सबका। देखिए किसका मास आपको दिया हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि HCl का मास दिया हुआ है, लेकिन कैसा मास दिया हुआ है? इम्प्योर मास दिया हुआ। चूंकि पूरे सैंपल का मास 200 ग्राम है तो ये इम्प्योर मास हो गया। हमें इम्प्योर मास से मतलब नहीं होता, हमें चाहिए प्योर मास। तो अब बताइए प्योर मास कैसे निकाला जाता है? तो आपको हम कल समझाए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि जब भी आपको परसेंटेज प्यूरिटी दिया हुआ रहे
या परसेंटेज इम्प्यूरिटीज दिया हुआ रहे तो बस आपको उसका मीनिंग समझना था। अगर कोई कहता है कि किसी सैंपल का परसेंटेज प्यूरिटी 73% है तो इसका कहने का यही मतलब होता है कि जब हम लोग 100 ग्राम पूरे सैंपल का यूज करेंगे, 100 ग्राम अगर हम पूरे सैंपल का यूज करेंगे तो उस 100 ग्राम के अंदर वो कंपाउंड, मतलब यहाँ पे HCl है, HCl का सिर्फ और सिर्फ 73 ग्राम ही होगा। बाकी जो भी है ना, वो रेस्ट जो भी है वो सब का सब क्या है, इम्प्यूरिटीज है। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे पास सैंपल का कितना ग्राम था, 200 ग्राम था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया था बच्चों डायरेक्ट, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड अगर समझते हैं तो यूनिटरी मेथड से आराम से हमेशा ये काम आप कर सकते हैं। जैसे ही देखिए 73% प्यूरिटी, हम उसका तुरंत मीनिंग समझ गए कि इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा हमसे कि अगर 100 ग्राम सैंपल लेंगे ना तो हमारे पास मात्र 73 ग्राम HCl आएगा। तो बताइए अगर हमारे पास 1 ग्राम उस सैंपल का होता तो हमारे पास मात्र 73/100 ग्राम ही HCl होता। अब बताओ कि अभी फिलहाल कितना ग्राम यूज किया गया, 200 ग्राम यूज किया गया है। तो 200 ग्राम के अंदर HCl अकेला या प्योर कितना रहा होगा, कितना रहा होगा। तो इसी को तो हम लोग बताए थे आपको डायरेक्टली कि जितना इम्प्योर मास है और जितना परसेंटेज प्यूरिटी है, ये बात ध्यान रहे, परसेंटेज प्यूरिटी है उतना परसेंट ले लेंगे तो एक्चुअल ओरिजिनल मास आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वहां पे इम्प्यूरिटीज दे देता, हमारे 73% है ना प्यूरिटी, तो उसको कोई इसी तरीके से लिख सकता था कि 100 में मान ले 73 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 27। तो कोई इसी को ऐसे भी तो लिख सकता था कि 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 27% इम्प्यूरिटीज। तो अब प्योर मास निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 200 का 27% लेंगे तो वो बताइए प्योर मास आता या इम्प्योर मास आता, वो इम्प्योर मास अब आएगा। इसीलिए रटना नहीं है किसी चीज को कि प्योर मास निकालने के लिए हर हमेशा जो पूरा मास दिया हुआ रहे ना उसमें जो प्यूरिटी का परसेंटेज दिया हुआ है उसका उतना परसेंट ले लो। ये एक्चुअल मास या प्योर मास तभी आएगा जब परसेंटेज क्या होगा, प्यूरिटी का होगा। अगर ये परसेंटेज इम्प्यूरिटीज का हो गया तो मास भी इम्प्योर आएगा। बात समझ में आ रहा क्या, या आप कह सकते हैं इम्प्यूरिटीज का सिर्फ मास आएगा। तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये आ रहा हमारा कितना ग्राम, 146 ग्राम। अब देखिए यहां से ये समझ आ गई कि इसका मतलब 200 ग्राम जो हम लोग HCl सैंपल लिए थे ना वो तो एक बस दिखावा था। एक्चुअल उसके अंदर जो HCl था, ओरिजिनल HCl था, वो मात्र कितना ग्राम था, 146 ग्राम ही था। बाकी जो भी था ना वो सब का सब वेस्टेज मटेरियल था, या तो वो मिट्टी रहा होगा, या तो वो स्टोन पार्टिकल रहा होगा, या तो वो डस्ट पार्टिकल रहा होगा। अब बताइए कि जब आपको प्योर मास मिल गया तो क्या आप मोल नहीं निकाल सकते, इसका प्योर मास से मोल निकाल सकते। ये हम बहुत बार लिख चुके हैं, मास में मोलर मास से डिवाइड कर देना है तो मोलर मास इसका 36.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपका मोल आ गया। अब बताए कि अगर आपको NaOH के बारे में पूछा है, आपको अगर NaOH के बारे में पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते थे। आप इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए एक ही बार करेंगे सबको सॉल्व। तो अब इसका मोल निकाल लेते हैं, चूंकि हमसे मास पूछा। आप बताइए किसी का अगर मोल निकालना हो तो तरीका क्या था, जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट, जिसका मोल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट गुना फिर से वही मोल कर देंगे 146 डिवाइडेड बाय 36.5। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा मोल इतना ही आ गया। इसका भी, इसका मतलब इतना मोल NaOH का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट भी तो यही कह रहा है कि अगर 1 मोल HCl को, ओरिजिनल HCl को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए सिर्फ 1 मोल NaOH काफी है। तो आप सारे कैलकुलेशन करके ये निकाल तो लिए कि सैंपल के अंदर मात्र इतना ही मोल HCl था, तो इतना ही मोल जब HCl है तो इतना ही मोल NaOH का भी जरूरत पड़ेगा। तो एक्चुअली बच्चों हम जो ये वाली चीजें लिखते हैं ना डायरेक्ट, जो आपको बता रहे हैं कि जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिसका मोल दिया हुआ उसका कोफिशिएंट, या आप LR का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, और गुना फिर से उसी
कंपाउंड का मोल या एलआर का मोल। तो एक्चुअली ये जो बना हुआ है ना, ये इसी तरीके से तो बना, कोफिशिएंट को यूज करके ये बनाया गया है। अब देखिए ये मोल आ गया, तो हम अब इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 36.5, ये तो इसका मोल हो गया। और NaOH का मोलर मास से आप क्या करें, इसमें गुना कर दें, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अगर आप परसेंटेज प्यूरिटी क्वेश्चन में आ जाए या परसेंटेज इम्प्यूरिटीज आ जाए, आप उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, बस वर्ड पे ध्यान रखना, रटना कुछ भी नहीं, आंख बंद करके। परसेंटेज प्यूरिटी का अलग मतलब होगा, परसेंटेज इम्प्यूरिटीज का अलग मतलब होगा। और निकालने में आपको समझा चुके हैं कि जब भी कोई परसेंटेज देता है ना, तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता कि वो चीजें हर हमेशा 100 में बताई जा रही हैं। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि 100 में इतना ग्राम प्योर है या इतना ग्राम इम्प्योर है, जैसा भी देगा प्यूरिटी या इम्प्यूरिटी, तो जितना सैंपल दिया आप उसके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से लिखा जाए, या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगला सवाल करते हैं कि अब अगर हमें परसेंटेज प्यूरिटी निकालना ही हो जाए तो हम वापस क्या करते हैं। तो याद होगा आपको कि परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए हमें दो चीज का जरूरत होता है। एक होता है कि पूरे सैंपल का मास जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, और एक होता है रिएक्टेंट का प्योर मास। ठीक है, तब जाके हम लोग परसेंटेज प्यूरिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी टर्म इस टॉपिक के अंदर ऐड होते जाता है। कभी कभी सवाल बिना इन सब चीजों के आते हैं, जैसा हम शुरू में कर रहे थे, और कभी कभी सवाल इन सब चीजों के साथ आते हैं, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सब ऐड करके स्टोइकियोमेट्री के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 is heated, it produce 7.6 gram of CO2. Determine percentage purity of sample। अब देखिए परसेंटेज प्यूरिटी भी पूछ सकता है, परसेंटेज इम्प्यूरिटीज भी पूछ सकता है। क्योंकि हमारी फोकस प्यूरिटी वर्ड पे होता है, इसलिए हम लोग प्यूरिटी निकालना चाहते हैं। अब कोई अगर प्यूरिटी निकाल लिया तो अब ये से उसको इम्प्यूरिटीज का परसेंटेज पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों में क्या करना होता था। खैर स्टेप तो हर जगह फॉलो होगा, स्टेप तो कभी चेंज करना है नहीं। स्टेप पहला ये कहता है कि आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। तो चलिए हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा हमें, कि हमें इसका प्यूरिटीज का परसेंटेज पता करना है इस सैंपल का। अब ध्यान से समझिए कि जब आपको किसी रिएक्टेंट के बारे में ये पता करना हो कि वो कितना परसेंट प्योर था, ठीक है, हमको पता है कि इसका इम्प्योर मास देखिए कितना दिया है, सैंपल का मास मतलब इम्प्योर मास, इम्प्योर मास आपका 50 ग्राम दिया है। तो हम कैसे समझ गए कि ये इम्प्योर है? इसलिए समझ गए बच्चों क्योंकि अगर आप गौर से देखें कि अगर ये प्योर होता, 50 का 50 ग्राम ओरिजिनल होता, तो 50 ग्राम का मतलब इसका मोल देखिए कितना आ रहा था, इसका मोल आ जाता 1/2 मोल। कितना मोल आ जाता? 1/2 मोल। अब बताइए कि क्वेश्चन कह रहा है या रिएक्शन ये हमें बोलना चाह रहा है कि जब 1 मोल CaCO3 पूरी तरीके से टूटेगा तो 1 मोल क्या करेगा बच्चों? CO2 बनाएगा। तो अब बताइए अगर ये आधा मोल टूटता, अगर 50 ग्राम हम ऐसा मानते कि 50 ग्राम ओरिजिनल है, ठीक है, तो 50 ग्राम का मतलब आधा मोल हुआ, 1/2 मोल हुआ, 1/2 मोल हुआ। तो 1/2 मोल अगर टूटता तो CO2 भी कितना बन जाता? 1/2 मोल ही बनता। और अगर ये 1/2 मोल बनता तो मोल को अगर हम मास में चेंज करेंगे तो ये एक्चुअल में देखिए कितना ग्राम आना चाहिए था? 22 ग्राम आना चाहिए था। कितना ग्राम आना चाहिए था? 22 ग्राम आना चाहिए था। लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोला क्या कि 7.6 ग्राम ही हुआ है, 7.6 ग्राम ही प्रोड्यूस हुआ।
तो मेरा यहाँ पे दिमाग खनका कि इसका मतलब कि जो ये 50 ग्राम दिया था हमको CaCO3 वो ओरिजिनल नहीं था, इसीलिए इसमें आपको परसेंटेज प्यूरिटी का सवाल पूछा जा रहा। तो बात आता है कि आखिर आप बताइए ना कि 50 ग्राम में कितना ग्राम था। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसी के अमाउंट से करेंगे, कहेंगे क्या कि अच्छा बताओ कितना ग्राम CO2 मिला था तुमको, छोड़ो कितना ग्राम प्यूरिटीज था ये तुम नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो बता सकते हो ना कि जब उस सैंपल को तुम हीट किए तो उसमें कितना ग्राम CO3 मिला था। मान लो ऐसा होता ना कि तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट होता तो तुम किसी के पास उसका जाते हो अर्जी लेके, मतलब उसको सुनाने जाते हो, जैसे मान लो इंक्वायरी बैठती ना तो तुमसे सारा चीज पूछा जाता अच्छा क्या क्या हुआ। तो सेम तरह से यहाँ भी मान लो कोई बच्चा अटक गया या कोई किसी के जिम्मेदारी में आया कि आपको इतना ग्राम CO2 को हीट कर CaCO3 को हीट करना और बताना क्या क्या हो रहा है। तो वो बच्चा परेशान था, बोला क्या कि अगर हम 50 ग्राम को हीट किए तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, हम ऐसा सोचे थे कि हमको 22 ग्राम CO2 मिलेगा, लेकिन ये मिला 17.6 ग्राम मिला। तो हम उसको बताएं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। किसने धोखा किया, तो जिसने तुमको CaCO3 दिया था, तुमको ये बोल के दे दिया कि CaCO3 का तुमको 50 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल 50 ग्राम ओरिजिनल नहीं था, वो तो सैंपल था, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज रहा होगा। तो इसका तरीका क्या होता बच्चों, ध्यान से समझें। तो हमें ये करना है कि जब भी आपको किसी भी रिएक्टेंट का परसेंटेज प्यूरिटी पता करना हो या उसके अंदर कितना इम्प्यूरिटीज था अगर ये पता करना हो, तो सबसे पहला चीज आप ये देखेंगे कि पूरे सैंपल का मास आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होगा, जैसा कि अभी दिया हुआ है। हमें सिर्फ ये पता कर लेना है रिएक्शन से या प्रोडक्ट जो बना था उसको अमाउंट को यूज करके कि आखिर इतना प्रोडक्ट अगर बना है तो कितने मोल रिएक्टेंट का यूज करके ये इतना बनता होगा। ठीक है, कितने मोल का यूज होना चाहिए था तो इतना बनता। तो अब देखिए हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे है 17.6 ग्राम। कितना ग्राम है, 17.6 ग्राम। तो हम कहेंगे कि मास को मोल में कन्वर्ट करके बताओ तो CO2 का कितना आ रहा। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चूंकि CO2 का 44 है। मेरे समझ से ये कट रहा क्या कुछ में, अगर मान लीजिए पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ये 4 टाइम्स कट जाएंगे क्या, मेरी समझ से ये 4 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए आ गया एक्चुअल में 2/5 या आप इसको 0.4 ही लीजिए। चलिए मोल आ गया 0.4। हम कहेंगे क्या कि अब तुम ऐसा करो, वो कितना ग्राम प्योर था वो तुम पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि ये बोलता है कि अगर 1 मोल प्योर होता ना तो ये 1 मोल आता। इसका मतलब उल्टा चलो यहाँ से कि 1 मोल CO2 अगर कभी भी बनता है तो इसका मतलब है कि 1 मोल CaCO3 ओरिजिनल हीट किया गया होगा। तो हम कहेंगे इसका मतलब अभी अगर तुम्हारे रिएक्शन में 0.4 मोल CO2 बना है ओरिजिनल, इसका मतलब यही है कि ओरिजिनली इसमें 0.4 ही मोल CaCO3 रहा होगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि N प्योर, इसका प्योर मोल जो होगा वो कितना होगा। तो अब इसका मोल आप निकालने जा रहे हैं तो आप इसका कोएफिशिएंट ले लीजिए। CO2 का मोल आपको पता था, CO2 का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए और फिर CO2 का मोल ले लीजिए। तो मिला जुला के यहाँ से देखिए कितना मोल आया, 0.4 मोल आ गया। अब अगर मोल आ गया तो क्या आप मास मतलब प्योर मास नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.4 गुना क्या कर देना होगा बच्चों, इसका मोलर मास। इसका मोलर मास हो गया 100। अब देखिए ये कट के आ गया कितना, 40 ग्राम। अब हमें यहाँ से समझ आ गया कि हमारे साथ धोखा यही हुआ था कि हम समझ बैठे कि 50 ग्राम CaCO3 था, लेकिन ये ओरिजिनली 40 ग्राम ही था। इसीलिए हम जितना कैलकुलेट करना चाह रहे थे 22 ग्राम आएगा, वो उतना नहीं आया। तो अब बता दीजिए यहाँ से परसेंटेज प्यूरिटी कितना हो गया, परसेंटेज प्यूरिटी कितना हो गया। अब देखिए परसेंटेज प्यूरिटी निकालने का भी तो आराम सा तरीका। हम क्या देख रहे हैं यहाँ से देखिए यूनिटी मेथड के कि जब हम 50 ग्राम पूरे सैंपल का लेते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम पूरे सैंपल का 50 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर मात्र 40 ग्राम क्या है, प्योर है। तो अगर पूरा सैंपल का 1 ग्राम लेते तो कितना ग्राम प्योर होता बच्चों, 40/50 ग्राम। तो आपसे तो परसेंटेज में पूछा है, फ्रैक्शन भी पूछ सकता था। फ्रैक्शन पूछता तो सीधा 40/50
ठीक है, इतना फ्रैक्शन वो प्योर था। अगर परसेंटेज पूछा है तो 40/50 गुना क्या कर देंगे 100, और इसी चीज को हम फॉर्मूला के टर्म में आपको लिखा दिए कि प्योर अमाउंट डिवाइडेड बाय इम्प्योर अमाउंट इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा चीज यहाँ से। अब मोल का भी रेशियो ले सकते हैं, मास का भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए, प्योर मास अपॉन इम्प्योर मास इनटू 100। तो ये हो गया आपका 2। अब देखिए ये कितना परसेंट प्योर था, 80%। कितना परसेंट प्योर था, 80%। तो हम समझते हैं परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी में किसी को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा दें। अब हम लोग नया टर्म जो है ना वो सीखते हैं, परसेंटेज यील्ड। अब यील्ड का कहानी समझिए, ये यील्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, अब हम लोग थोड़ा इसकी कहानी समझते हैं। परसेंटेज यील्ड ये दूसरा तरीका होगा जो सवाल में आपको लग के आएगा, जो सवाल में आपको लग के आएगा। देखिए परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, होता क्या है पता है बच्चों, पहले समझ लीजिए उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको। CaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो CaO और CO2 बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप किसी लैब में जाते हैं, आप किसी लैब में जाते हैं, वहां पे जो टीचर्स हैं, ठीक है, वहां पे जो टीचर हैं वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए 80 ग्राम CaCO3 ले लीजिए, प्योर है ये, 80 ग्राम CaCO3 बोल रहे हैं, सैंपल नहीं बोल रहे हैं, CaCO3 ले लीजिए। ठीक है, और आप उसको हीट कीजिए, ले लीजिए, वहां सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ, पैन टैन सब रखा हुआ, उसमें रख दीजिए, CO2 वहां पे मेजर्ड हो जाएगा, गैस निकलता हुआ देखिए, वो सारा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। आप गए, सर बोले क्या 80 ग्राम CaCO3 ले लीजिए, आप उसको हीट कीजिए और हमें बताइए कि कितना ग्राम CO2 वहां पे बन रहा है। एक्सपेरिमेंट में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना आपको लैब के अंदर। ठीक है, आप क्या सोचे कि अच्छा सर हमको 80 ग्राम बोल रहे हैं, तो सर बोले क्या कि आप चेक करके बताइए, एक्सपेरिमेंट करके बताइए। लेकिन आप क्या किए पता है, सर को सोचे क्या कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए हम सर को बता दें कितना ग्राम आएगा। कैसे, क्योंकि आप तो स्टोइकियोमेट्री सीख के गए थे ना यहाँ से। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आपको लगेगा क्या कि हमको तो 11th-12th में सिखाया गया ऐसा कि अगर 80 ग्राम को हीट करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा 80/100, 0.8 मोल, और अगर ये 0.8 मोल हीट हो रहा है तो इसका भी मोल आएगा 0.8। ठीक है, और इसका मास हो जाएगा 0.8 गुना 44। ठीक है, आप इसको करके देखें तो कितना जाएगा, ये 44 × 8, 8 32, 32 2 3, 32 और 32 और 3 35, मतलब 35.5 आ रहा, ये सॉरी 35.2 आ रहा। देखिए तो आप तुरंत बताएं कि सर हीट क्या करेंगे, हमको पता है ये कितना ग्राम आएगा, कितना ग्राम आएगा 35.2 ग्राम। फिर भी सर जिद कर रहे हैं कि नहीं आप करके तो देखो। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप बता दिए बिना कैलकुलेट किए, लेकिन आप करके तो देखो, करके देखो, फिर ओरिजिनल मेजर करो और जो आपका लग रहा कैलकुलेशन कितना ग्राम हो जाएगा प्रोड्यूस, आप करके देखो। अब होता क्या है कि जब इसी चीज को आप अपने कॉपी या पेपर पे कैलकुलेट करके एस्टिमेशन लगाएंगे कि जो हम आप काम करने जा रहे हैं ओरिजिनली उसमें हमें इतना ग्राम CO2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि जब आप यही चीज को लैब में परफॉर्म करेंगे तो इसका मास जो आएगा, मास जो आएगा वो हर हमेशा 35.2 ग्राम से कम आएगा। मतलब की बात यहाँ ये है कि आप जो एक्सपेक्ट करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, जो आपका पेपर वर्क बोलता है कि आपको इसमें इतना ग्राम इस प्रोडक्ट का मिलना चाहिए था, लेकिन आप ओरिजिनली अगर करके देखेंगे ना उस एक्सपेरिमेंट को तो आपको कुछ ना कुछ कम मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये कम क्यों हो गया, अब सवाल आता है कि ये कम
क्यों हो गया, हमारा पेपर वर्क कुछ और अमाउंट को बता रहा था लेकिन ये कुछ और आया, कुछ और क्या आएगा, मतलब हर हमेशा आपके पेपर वर्क से कम ही आएगा। तो बात आती है कि ये क्यों ऐसा होता है, ये बहुत कारणों से हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऐसा किस कारण से हुआ, पहली बात सुनिए। पहली बात कि अभी तक आप जितना भी कैलकुलेशन सीखे हैं या अभी तक आपको जो भी कैलकुलेशन सिखाया गया है उसमें एक एजम्पशन मान के किया जा रहा था। कौन सा एजम्पशन था, कि जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं ना वो रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 100% कंप्लीट होता। मतलब की बात ये कि अगर आप 80 ग्राम CaCO3 को हीट करते हैं तो जो आप पेपर वर्क करते हैं ना वो आप ये एज्यूम करके करते हैं कि पूरा का पूरा 80 ग्राम जो है ना वो टूटा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत लेफ्ट बच जाए, 100% कोई भी कन्वर्जन नहीं हो पाता। पहला रीजन ये है, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि कुछ ऐसे, अब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है तो सब कारण एक ही जगह नहीं होगा, कहीं पे ये कारण हो सकता है, कहीं पे जो आगे बताने वाले हैं वो कारण हो सकता है। मतलब हम ओवरऑल आपको रीजन समझा रहे हैं कि कम आने का ये सब रीजन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में यही रीजन 3-4 हो, किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ होगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अब एक रीजन दिए कि कोई रिएक्शन 100% टूट नहीं पाता है या CaCO3 100% डिकम्पोजन नहीं हो पाएगा, तो ये एक रीजन हो सकता है। कहीं कहीं क्या होता है कि सेम रिएक्टेंट जो होता है ना वो पैरेलल रिएक्शन करता है। क्या करता है बच्चों, पैरेलल रिएक्शन करता है। अब ये पैरेलल रिएक्शन क्या होता है उसमें भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। उसका क्या होता है ना कि सेम रिएक्टेंट जो है ना अलग अलग पाथ से प्रोडक्ट बनाने लगता है। सेम रिएक्शन अलग अलग पाथ से प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। दो टाइप का रिएक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे बच्चों, वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मिला जुला के आपका पूरा कहानी होता है परसेंटेज यील्ड का, जिसके कारण से हमारा पेपर वर्क पे जो आंसर आना चाहिए था, ये जो मार्क्स आना चाहिए था, उससे हर हमेशा एक्सपेरिमेंट वाला कम आता है। इतना बात समझ आई क्या सबको, जल्दी से रिप्लाई करें। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो सबको तो हम आगे बढ़ें क्या। चलिए, तब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मीनिंग तो हम लोग समझ गए कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मतलब अब एक चीज और जुड़ेगा वापस की तरह कि या तो आपको किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड पूछेगा या तो आपको दिया हुआ रहेगा तो फिर उसका मीनिंग निकाल के काम करना होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, यही चीज कि इन केमिकल रिएक्शन theoretical अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए थियोरेटिकल अमाउंट जो हम लोग बोल रहे हैं ना, थियोरेटिकल अमाउंट का मतलब होता है जो हम लोग पेपर वर्क करते हैं, आप हिंट के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं थियोरेटिकल अमाउंट मतलब पेपर वर्क हुआ। ये क्या हुआ, हमारा पेपर वर्क हुआ, जो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है, ये हमारा पेपर वर्क कहलाता है। थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is less than actually obtained amount, actually obtained। यील्ड का मतलब होता है सीधा अमाउंट, परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है। एक्चुअली ऑब्टेन, दिस इज बिकॉज ऑफ either reactant so parallel reaction or reaction is not 100%
कंप्लीट। ठीक है, अगर आप प्योर अमाउंट लेके भी ये काम करते हैं तो या तो फिर अलग बात होता है कि वो इम्प्योर कुछ रहा होगा जिसके कारण भी हो सकता है, वो तो हम लोग अलग से पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सब रीजन हो सकता है और इम्प्योरिटीज भी हो सकता है, और इम्प्योर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और इम्प्योरिटीज लिख दिए, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब देखिए सब जगह एक ही रीजन हो जरूरी नहीं है। मान लिया कोई कहेगा नहीं हम तो प्योर सैंपल लिए तब तो आ जाना चाहिए था, तो हाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे ये दोनों तो चांस हो सकते हैं ना, या तो वो पैरेलल हो जाते होंगे या तो 100% कंप्लीट नहीं होते होंगे। ठीक है, तो हम ये एक क्लू दिया आपको कि ये सब रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर प्योर ले लिए तब तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि वो हो सकता है 100% कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली 100% का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादातर रिएक्शन इस रीजन से वो कम होता है। ठीक है, कुछ ये एक्स्ट्रा रीजन शो करते हैं, पैरेलल रिएक्शन करने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अगर हमें परसेंटेज यील्ड कभी निकालना पड़े, परसेंटेज यील्ड निकालना पड़े, ये हर हमेशा किसका होता है बच्चों, रिएक्शन का कहलाता है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का। देखिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, ये फॉर्मूला वापस सिमेट्री मेथड से आया, इसके लिए आपको लिखना होगा एक्चुअल यील्ड मतलब अमाउंट है, डिवाइडेड बाय आपको करना होगा थ्योरेटिकल यील्ड, और इसमें आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना यही होगा हमें कि अगर वापस हमें परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है, अगर वापस हमें परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है तब हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालना होगा तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका मतलब यही होगा कि आप जितना सोचते थे, आपका जो पेपर वर्क कहता है कि इतना आ जाना चाहिए था, अब उतना नहीं आएगा, अब उतना नहीं आएगा। फिलहाल हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा सवाल करते हैं समझने के लिए कि अगर परसेंटेज किसी क्वेश्चन के ऊपर मेंशन कर दिया है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए छोटा सा सवाल है, मान लीजिए CaCO3 है, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ये टूट के बना रहा है CaO और CO2, क्या बना रहा है बच्चों, CaCO3 टूट के बना रहा है CaO और CO2। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कि इसका मान लीजिए हम 300 ग्राम को हीट करते हैं, 300 ग्राम को हीट करते हैं। अभी तो देखिए हम लोग एक एक चीज अलग से सीख रहे हैं ना, परसेंटेज प्योरिटी अलग से सीखे, परसेंटेज यील्ड अलग से सीखे, सिंपल कैलकुलेशन अलग से सीखे। अब क्या होगा, जब हम सारे टर्म सीख लेंगे तो एक ऐसा सवाल आएगा जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन करेंगे कि परसेंटेज प्योरिटी का भी कंसेप्ट आएगा, परसेंटेज यील्ड का भी कंसेप्ट आएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन तो रहेगा ही। अब देखिएगा था 300 ग्राम सैंपल को हीट किए, ये प्योर है, सॉरी सैंपल नहीं कहिए, ये 300 ग्राम CaCO3 को हीट किए, तो बताइए ये कितना ग्राम बनेगा, तो बताइए ये कितना ग्राम बनेगा। तो इस सवाल को हम आराम से बना सकते हैं, ध्यान से सुनते रहिए सिर्फ मेरी बात को। अगर सवाल में सिर्फ ये पहला पार्ट बोले कि 300 ग्राम CaCO3 को हीट करना है आपको और बताना कि कितना ग्राम CO2 बना होगा या कितना ग्राम CaO बना होगा, अगर ये चीज पूछता तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम ये सारी तरह के सवाल कर चुके हैं। सबसे पहला आप स्टेप क्या लेते हैं कि इसको आप मोल में कन्वर्ट कर देते, तो मेरे समझ से ये 3 मोल आ जाएगा, और अगर ये 3 मोल आया है तो आप कहते हैं कि इसका भी मोल कितना होगा, इसका मोल अब 1/1 गुना 3। अब देखिए बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन दे रहा था। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था, रीड कीजिए। कहता है कि अगर आप 1 मोल CaCO3 को हीट करते हैं, अगर आप 1 मोल CaCO3 को हीट करते हैं, और ये हम चीज पीछे से ही बोलते आ रहे हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो सारे जगह पे ये बोला गया कि ये कोएफिशिएंट ये इन्फॉर्म करता है कि 1 मोल CaCO3 अगर कंप्लीटली टूटेगा, मतलब 100% टूटेगा, तब जाके 1 मोल CO2 बनेगा।
तब जाके 1 मोल CO2 बनेगा। तो अगर ये 2 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल CO2 बनेगा। अगर ये 3 मोल पूरा पूरा टूट गया तब ये 3 मोल बनेगा। अब बताइए कि यहाँ पे 3 मोल आ गया ना, 3 मोल टूटा 3 मोल आ गया, लेकिन अब आंसर ये आ गया कि 3 मोल बनेगा। अब सोचिए अगर यहाँ पे जो आप 3 मोल निकाले हैं वो आप कुछ ना कुछ तो एज्यूम कर रहे हैं अपने मन में, तभी 3 मोल आ रहा। और वो आपका एजम्पशन क्या था? सोचिए आप ये एज्यूम कर लेते हैं जब कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन में या कुछ नहीं दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, तो हम जितना भी पेपर वर्क करते हैं ना ये हर हमेशा एज्यूम करके ही किया जाता है वो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा होगा। रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा होगा? 100% कंप्लीट हो रहा होगा। मतलब ये 1 मोल पूरा टूट रहा होगा तब जाके 1 मोल बन रहा होगा। इसका मतलब 3 मोल जो लिए थे ना वो पूरा का पूरा टूटा तब जाके 3 मोल CO2 बना। अब सोचिए कि अगर कोई यहाँ पे लिख देता 80%, क्या लिख देता? 80%। इसका क्या मतलब होता है? यही है परसेंटेज यील्ड, यही है रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड। यही आपको दे दिया, कह रहा है कि रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है? 80% है। अब सोचिए ये परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या हमें बताएगा? अब हमें ये बता रहा है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? 80% ही कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आ रहा था CO2 का या CaO का अब उतना नहीं आएगा, अब उतना नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? करने में कुछ नहीं है, जैसे बेसिक कैलकुलेशन करते आ रहे थे वैसे आप करते रहिए। 1/1 गुना 3 इतना आना चाहिए था। अब हम कैसा वर्ड यूज कर देंगे? अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, हम जैसे सीखे पहले वैसे कर लेते हैं। इतना मोल आ गया। अब कहेंगे कि CO2 का 3 मोल प्रोड्यूस जरूर होता, लेकिन कब? जब रिएक्शन 100% प्रोसीड करता। लेकिन रिएक्शन 100% तो प्रोसीड किया नहीं है। कितना परसेंट प्रोसीड किया है? मात्र 80% किया है। तो अब 100% मान के सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतना परसेंट ले लीजिए कि कितना परसेंट दिया है? 80%। इसका मतलब 80% ही होगा। तो अब देखिए कि 3 मोल के बदले ये कितना बनने लगा? 2.4 मोल। 3 मोल के बदले कितना बना? ये 2.4 मोल बना। तो परसेंटेज यील्ड आपको कभी भी अगर रिएक्शन के ऊपर मेंशन किया हुआ है या लैंग्वेज में दिया हुआ है तो आपको हर हमेशा यही सोचना होगा कि जो भी आप कैलकुलेशन पेपर वर्क कर रहे हैं वो 100% मान के किया जा रहा है, और जो आपका आ रहा 100% उसका फिर से जितना परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है आप वो कंसीडर कर लें, आप वो कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज यील्ड वाला कहानी खत्म हो जाएगा। हम इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं, ये भी समझने की चीज है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब इसी चीज को हमें लैंग्वेज में रिएक्शन देखिए बहुत अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। आप सारी चीज को पहले समझ लें, फिर हम लोग रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे। रिएक्शन टफ होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, इसलिए रिएक्शन पे ज्यादा हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस इन सब टर्म को समझने पे है। अब मान लीजिए जैसे ये कह देगा कैलकुलेट, यही सवाल को लैंग्वेज में लिख देते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस when 300 gram of CaCO3 is heated if percentage yield of the reaction is 80%। बस अब देखिए अगर ये सवाल यहीं तक होता तो ये पीछे चला जाता, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ये आके लटका दिया, ऐड कर दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो लगेगा बहुत भारी सवाल है, और जिसको इसके बारे में पता है उसको लगेगा कुछ भी नहीं है यार, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे कर रहे थे वैसे ही कर देंगे, बाद में थोड़ा बहुत मस्का लगा देंगे। CaO + CO2 है तो लिख दो, मोल इसका 300 ग्राम दिया हुआ, मास तो मोल कितना हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। तो हम कहेंगे बस इसका भी मोल 3 ही होगा, 1/1 गुना 3। तो लेकिन इसमें अब क्या करना होगा? आपको 80% देना होगा, बस ध्यान यही रहे, ये काम यहाँ कर देगा। ये 2.4 मोल हो गया, बस ये आंसर हो जाएगा। और अगर मास आपको निकालना है तो 2.4 और गुना 44 ग्राम कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज यील्ड दिया हुआ तो उसका मीनिंग समझ लिया आप। ठीक है,
अब अगर परसेंटेज यील्ड आपसे पूछेगा, आप ध्यान से सुनिए, अगर परसेंटेज यील्ड ही पूछ दिया तो आपको सोचिए क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पेपर वर्क। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब आप क्या समझेंगे हर हमेशा, पेपर वर्क, मतलब जो हम लोग करना जानते हैं कि कोई रिएक्शन करने से पहले हम उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कितना आना चाहिए था, और फिर करके देखते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल होगा, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा, और ये आपका पेपर वर्क करने के बाद आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वाले में पेपर वर्क को डिवाइड कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअल वाला हर हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं ना, पेपर पे थोड़ी करेंगे, तो वो पेपर में दे देता कि इस रिएक्शन का जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया तो प्रोडक्ट इतना ग्राम आया, लेकिन अब बताइए कि परसेंटेज रिएक्शन क्या क्या रहा होगा, तो हम कहेंगे हमको पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेने दीजिए कि थ्योरेटिकल यील्ड कितना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना सारे लोगों को। हम एक क्वेश्चन आज आपको दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, आप इसको करके आइएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप उसको करके आना, हम लोग फिर से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कह रहा क्या, क्वेश्चन है कि 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 20, ये 3.2 ग्राम है, 3.2 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, 3.2 ग्राम ऑफ O2, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 3.2 ग्राम ऑफ O2 to form SO3, to form SO3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि if 6 ग्राम of SO3 is produced, देखिए एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रहा है कि 6 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, तो कह रहा है डिटरमाइन परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड निकालना। अब ध्यान से बच्चों सुन लो एक बार फाइनल, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी सवाल आएगा, तो जैसे जैसे हम अभी स्टेप वाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना आप सीखे हैं, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कैसे कैसे सीखे थे वो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज प्यूरिटीज क्या मतलब होता है वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि जो एक अच्छा सवाल होगा ना उसमें ये सारा बात एक साथ यूज होगा। लेकिन हम सीखते समय क्या करते हैं, अलग अलग सीखते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना देखिए सबसे पहले सीखें कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में भी बहुत सारा चीज सीखें आप, कि कब हमें लिमिटिंग रीजन चेक करने होंगे कैलकुलेट करने के लिए पेपर वर्क करते समय, कब नहीं करने होंगे, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी ये सवाल हो पाएगा पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो इस सवाल को आप ट्राई करके आएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 से फिर से इस सवाल को पहले डील करते हुए फिर से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पैरेलल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन में यही सारा पेपर वर्क कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप अभी जो पेपर वर्क करना सीखे हैं ना वो सिर्फ एक स्टेप वाले रिएक्शन में सीखे, ठीक है, कि एक रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो 3-4 स्टेप में प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं, तो उसके अंदर हम अब यही सारा पेपर वर्क करना सीखेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शन। ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे।